नमस्कार, क्रिश आर्ट चैनल में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी है पैरों की धूल समझकर जिसे ठुकराया था। जब वही इंसान सालों बाद सामने आया तो पैरों तले ज़मीन खिसक गई। चाहत सड़क पर ट्रैफिक के बीच फंसी जल्दी जल्दी रोड क्रॉस करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन एक के बाद एक गाड़ियां आती ही जा रही थीं। हे माता रानी, आप तो मेरे बारे में सब जानती हो। मैं और मेरी माँ किन हालातों से गुजर रहे हैं, फिर भी आपको मुझ पर तरस नहीं आता। कम से कम आज का इंटरव्यू तो निकलवा देना प्लीज़। दिमाग में यही विचार चल रहे थे कि उसके पास से तेज़ रफ्तार में आ रही एक गाड़ी गुजरी और कीचड़ की छींटें मारकर उसके कपड़ों को खराब कर गई। अब यही होना बाकी रह गया था। सड़क के बीचों बीच खड़ी चाहत जोर से चिल्लाई, लेकिन शायद इतना ही अभी काफ़ी नहीं था। अचानक एक बड़ी सी गाड़ी आई और चाहत उस गाड़ी से टकरा गई। चोट तो उसे नहीं लगी थी, लेकिन गाड़ी से टकराने के कारण वह कीचड़ भरी सड़क पर गिर गई। चाहत का गुस्सा 7वें आसमान पर था। तभी कार के मालिक गाड़ी में से निकलकर बाहर आए और चाहत को उठने में मदद करने लगे और फिर बोले, आई एम सॉरी बेटा, तुम्हें चोट तो नहीं लगी? चाहत, जिसके कपड़े कीचड़ के कारण पूरी तरह खराब हो चुके थे, गुस्से से भड़कते हुए बोली, अच्छा, पहले तो आप जैसे लोग सड़क पर तेज रफ्तार में गाड़ी चलाते हैं और फिर अगर राह चलते किसी को ठोकर लग जाए तो सहानुभूति दिखाने का नाटक करने लगते हैं। अगर लगी भी होती तो भी क्या कर लेते आप? मेरा मुंह बंद करने के लिए मुझे कुछ पैसे ऑफ़र कर देते। नहीं चाहिए मुझे आपके पैसे। बोलते हुए चाहत सड़क पर गिरे हुए अपने सर्टिफिकेट्स उठाने लगी। मैं बेहद शर्मिंदा हूँ बेटा, तुम्हारा ज़्यादा नुकसान तो नहीं हुआ? अंकल, अब आपके शर्मिंदा होने से मुझे नौकरी तो मिल नहीं जाएगी। केवल आपके कारण ही मैं इंटरव्यू देने नहीं जा सकी। इतना कहकर जैसे ही चाहत आगे बढ़ने लगी, तभी वह व्यक्ति बोले, मगर मेरी बात तो सुनो बेटा। कहिए, क्या कहना चाहते हैं? चाहत ने बड़ी बेरुखी से कहा तो वह व्यक्ति बोले, मेरा नाम वीरेंद्र वर्मा है। यह मेरा विजिटिंग कार्ड है। हमारी कंपनी मेहनती एम्प्लॉयज़ की तलाश में है। यदि मेरी कंपनी में आना चाहो तो आ सकती हो। चाहत ने चुपचाप कार्ड लिया और वहाँ से चली गई। घर पहुंचकर जैसे ही चाहत ने दरवाजे की घंटी बजाई तो उसकी माँ अर्चना जी ने दरवाज़ा खोला। अरे चाहत, यह क्या? तेरे कपड़े तो कीचड़ से सने हैं, तू ठीक तो है? और इतनी जल्दी वापस कैसे आ गई? तुझे तो इंटरव्यू के लिए जाना था ना? क्या बताऊँ माँ, सब गड़बड़ हो गई। अपना पर्स और सर्टिफिकेट अपनी माँ के हाथ में थमाते हुए चाहत बोली, आप तो जानते हैं सड़कों पर कितना जाम है। ऊपर से बारिश के कारण सड़कों के गड्ढे भी कीचड़ से भर चुके हैं। मैं कंपनी में जाने के लिए रोड क्रॉस कर रही थी कि अचानक तेज रफ्तार से जाती एक गाड़ी ने मुझ पर कीचड़ उछाल दिया और तभी पीछे से एक और गाड़ी आई और टक्कर खाकर मैं सड़क पर गिर गई। वह तो अच्छा हुआ कि टक्कर ज़्यादा जोर नहीं लगी, वरना आज तो आपकी बेटी। कहते कहते चाहत चुप हो गई, लेकिन अर्चना जी परेशान होते हुए बोली, बेटा, कहीं लगी तो नहीं ना? अरे नहीं माँ, परेशान होने जैसी कोई बात नहीं है। अंकल ने गाड़ी को बिल्कुल टाइम पर ब्रेक लगा दिया था। मुझे चोट तो नहीं आई, लेकिन नौकरी जिसकी मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी वह मुझे आज भी नहीं मिल पाई। लेकिन बेटा, आखिर था कौन वो? उस आदमी के खिलाफ पुलिस में कंप्लेन तो करवानी चाहिए थी। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? नहीं माँ, गलती पूरी तरह उनकी भी नहीं थी। वह तो मैं ही कपड़ों पर कीचड़ गिरने के कारण सड़क के बीचों बीच खड़ी हो गई थी। वह अंकल तो बहुत अच्छे नेचर के लग रहे थे। उन्होंने मुझसे माफ़ी भी मांगी। बस गुस्से में मैं ही उन पर चिल्लाती जा रही थी। किसी कंपनी के मालिक हैं। जाते जाते वह अपना विजिटिंग कार्ड भी दे गए हैं। पर्स में रखा है। ऐसा कहकर चाहत ने अलमारी में से अपने कपड़े निकाले और बाथरूम में नहाने के लिए चली गई। इधर मिस्टर वीरेंद्र वर्मा
गाड़ी से अपने घर जाते हुए चाहत के बारे में ही सोच रहे थे। जब वे घर पहुंचे तो उनकी पत्नी घर के गार्डन में पौधों को पानी दे रही थीं। उन्हें देखते ही मिस्टर वर्मा बोले, क्या बात है मैडम, इस साड़ी में तो आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं, नई खरीदी है क्या? तभी मिसेस बबीता वर्मा उनकी ओर देखते हुए नाराज़गी भरे लहजे में बोली, मुझे छेड़ने का कोई ना कोई बहाना खोज ही लेते हैं आप। यह साड़ी 5 साल पुरानी है, आपने ही मुझे करवा चौथ पर गिफ्ट की थी, न जाने ध्यान कहाँ रहता है आपका। अच्छा, आपसे एक ज़रूरी बात करनी थी, हमारे बेटे विक्की के रिश्ते के बारे में। हाँ कहो बबीता, क्या कोई लड़की है तुम्हारी नज़र में? तो बबीता जी ने कहा, लड़कियां तो बहुत हैं, पर ना जाने क्यों आपका बेटा विक्की शादी के नाम पर ही चिढ़ने लगता है। विक्की के मामा जी का फ़ोन आया था, कह रहे थे कि उनकी नज़र में एक लड़की है, उनके पड़ोस की ही रहने वाली है, बड़ा ही अच्छा परिवार है। यह बात सुनकर वीरेन जी थोड़े उत्साहित होते हुए बोले, तो फिर देर किस बात की है? आज शाम को जब विक्की ऑफिस से घर आएगा तो हम सब लोग एक बार साले साहब के घर चलते हैं। लड़का लड़की एक दूसरे को देख लेंगे, क्या पता विक्की को ये लड़की पसंद आ जाए। बात तो सही कहा आपने, मैं अभी भैया को फ़ोन करके बता देती हूँ। शाम को जाने का प्रोग्राम फिक्स हो गया। फिर बबीता जी ने अपने बेटे विक्की को फ़ोन किया और बोली, बेटा आज शाम को जल्दी आ जाना। क्यों माँ, आज कहीं जाने का प्रोग्राम है क्या? हाँ बेटा, तेरे लिए एक लड़की देखने चलना है। यह बात सुनते ही विक्की गुस्सा हो गया और बोला, माँ आपको मैंने कितनी बार कहा है कि मुझे कोई शादी वादी नहीं करनी। अरे बेटा, एक बार मेरी बात तो सुन। नहीं माँ, मैंने जो कह दिया सो कह दिया। इतना कहकर उसने फ़ोन रख दिया। जब बबीता जी ने यह बात अपने पति वीरेन जी को बताई तो वह बोले, बबीता आज शाम को जब वह घर लौटेगा तो उससे इस विषय पर बात करते हैं। क्या पता वह किसी लड़की को पसंद करता हो। हाँ, हो भी सकता है। रात को जब विक्की घर वापस आएगा तो मैं उससे इस बारे में बात करूँगी। बबीता जी ने कहा। जब रात हुई तो वीरेन वर्मा तो अपने निर्धारित समय पर खाना खाकर सोने चले गए, लेकिन जब उनकी मेड मनोरमा बबीता जी के लिए खाना लेकर आई तो उन्होंने खाना नहीं खाया और कहा कि आज बेटे के साथ खाना खाऊंगी। बबीता जी सोच रही थीं कि इसी बहाने उससे बात भी हो जाएगी, लेकिन इंतज़ार करते करते काफ़ी देर हो गई। रात के करीब 11 बज गए थे। विक्की ऑफिस से घर लौटा तो उस समय बबीता जी कुर्सी पर बैठी बैठी ही नींद ले रही थीं। अरे माँ, आप अभी तक बैठी हैं? आपने आज फिर खाना नहीं खाया? मनोरमा आंटी, तुम्हें कितनी बार कहा है माँ को ज़्यादा देर तक भूखे मत रहने दिया करो, वह ब्लड शुगर और कोलेस्ट्रॉल की मरीज हैं। अरे नहीं बेटा, मैंने ही उसे मना किया था। आज मेरा तुम्हारे साथ खाना खाने का दिल था। उसी समय मनोरमा भी बोल पड़ी, हाँ भैया, आज मैडम ने अपने हाथों से आपके लिए सब्जी बनाई है। यह सुनकर विक्की खुशी से उछल पड़ा और बोला, फिर तो मैं एक चपाती ज़्यादा खाऊंगा। रात काफ़ी हो चुकी थी, इसलिए बबीता जी ने अपने बेटे से कुछ ना कहना ही उचित समझा। विक्की समय का बहुत पाबंद था। हर रोज़ सुबह फिक्स समय पर सैर करने जाता था। आज सुबह जब वह सैर करके लौटा तो देखा उसकी माँ अभी कमरे से बाहर नहीं आई थी, तो माँ से मिलने के लिए उनके कमरे में चला गया। देखा तो उसकी माँ उठ चुकी थी और किसी सोच विचार में गुम थी। क्या सोच रही हो माँ? ऐसा क्या देख लिया मोबाइल में? तभी बबीता जी बोली, तेरे बारे में ही सोच रही थी बेटा। यह कुछ लड़कियों की तस्वीरें हैं, जरा देखकर बताओ कि तुम्हें कौन सी लड़की पसंद है। अरे माँ, आप सुबह सुबह ही शुरू हो गई। जल्दी से तैयार हो जाइए और सबसे पहले नाश्ता खा लीजिए। अपनी सेहत के बारे में आप बिल्कुल भी नहीं सोचती। लेकिन बेटा, मेरी बात को टालने की कोशिश मत करो। ज़िंदगी में कामकाज के अलावा भी बहुत कुछ है। एक उम्र आने के बाद शादी तो करनी ही पड़ती है। यह देख,
तेरे मामा जी ने एक से एक खूबसूरत और अच्छे परिवार की लड़कियों की तस्वीर भेजी है। मोबाइल पर उंगलियां चलाते हुए बबीता जी बोलते जा रही थीं और जैसे ही मोबाइल से नज़र हटाई और सामने देखा तो विक्की वहां से उठकर जा चुका था। न जाने इस लड़के को शादी के नाम से इतनी नफरत क्यों है। आज फिर मुझे चकमा देकर निकल गया। उधर चाहत आज फिर से इंटरव्यू देने के लिए तैयार हो रही थी। तभी उसकी माँ अर्चना जी उसके लिए दही शक्कर लेकर आईं और चम्मच से उसे खिलाने लगीं। दही शक्कर खाते हुए चाहत बोली, अरे माँ, अगर यह दही शक्कर नौकरी दिला पाती तो इस दुनिया का कोई व्यक्ति बेरोजगार ना होता। कहते कहते ही चाहत अपना पर्स और सर्टिफिकेट्स की फाइल उठाकर जल्दी से इंटरव्यू देने के लिए निकल गई और दोपहर को जब घर लौटकर आई तो उसके चेहरे पर निराशा के भाव थे। उसे देखते हुए अर्चना जी बोली, कोई बात नहीं बेटा, निराश मत हो, ज़रूर कोई अच्छी नौकरी तेरा इंतज़ार कर रही होगी। लेकिन माँ, मुझे गुस्सा आता है जब कोई कम योग्यता का व्यक्ति सिफारिश के बल पर नौकरी ले जाता है। माँ, अगर इस महीने नौकरी नहीं मिली तो घर खर्च चलना मुश्किल हो जाएगा। काश तेरे पापा हमारे साथ होते तो तुझे नौकरी के लिए यूं दर दर भटकना ना पड़ता। आंखों में आंसू लिए अर्चना जी ने कहा, कोई बात नहीं माँ, मेरी नज़र में एक और कंपनी है, वर्मा इंडस्ट्रीज। एक बार वहाँ जाकर देखती हूँ, शायद वहीं बात बन जाए। कहते हुए जैसे ही चाहत अपने पर्स में से सामान निकाल कर रखने लगी, इस समय उसकी नज़र उस विजिटिंग कार्ड पर पड़ी और देखते ही वह हैरान रह गई और खुशी से चिल्लाते हुए बोली, अरे बाप रे, यह तो कमाल ही हो गया माँ, मुझे यकीन नहीं हो रहा। अरे अरे, चिल्ला तो ऐसे रही है जैसे कोई खजाना मिल गया हो। अब बताएगी भी क्या हुआ है? अरे माँ, ऐसा ही कुछ समझ लीजिए। जिनकी गाड़ी से उस दिन मेरा एक्सीडेंट हुआ था वह वर्मा इंडस्ट्री के मालिक मिस्टर वीरेंद्र वर्मा हैं। वर्मा इंडस्ट्रीज वही कंपनी है जहां मैं इंटरव्यू देने जाने के लिए सोच रही थी। मैं भी कितनी बेवकूफ़ हूँ, यहाँ वहाँ दर दर भटक रही थी और उन्होंने तो मुझे सामने से जॉब का ऑफ़र दिया था। तभी अर्चना जी हैरान होते हुए बोली, अरे बेटा, यह तो अच्छी बात है। अगर उन्होंने ऐसा कहा है तो वह एक बहुत अच्छे इंसान हैं, तुम्हें वहाँ ज़रूर जाना चाहिए। कहते कहते अर्चना जी किसी सोच विचार में पड़ गईं। अगले दिन चाहत तैयार होकर वर्मा इंडस्ट्रीज जाने की तैयारी करने लगी। उसने एक खूबसूरत सा सलवार सूट पहना और हल्का सा मेकअप करके खुद को एक बार आईने में निहारा। तभी अर्चना जी टेबल पर उसका नाश्ता लगाकर कमरे में आईं और बोली, अच्छी लग रही हो बेटा, अब नाश्ता कर लो, कहीं देर ना हो जाए। और हाँ, ईश्वर का आशीर्वाद लेना बिल्कुल मत भूलना। चाहत भगवान को माथा टेक कर अपनी माँ के पास आई और बोली, माँ, भगवान के साथ साथ मुझे आपके आशीर्वाद की भी ज़रूरत है। तो अर्चना जी उसके सिर पर हाथ रखते हुए बोली, अरे बेटा, मेरा आशीर्वाद तो हमेशा तेरे साथ है, तू बस अपना ख्याल रखना। चाहत के जाने के बाद अर्चना जी एक गहरी सांस लेते हुए फिर से किसी सोच विचार में पड़ गईं। करीब 1 घंटे का सफ़र तय करने के बाद जब चाहत वर्मा इंडस्ट्रीज पहुंची तो उनके ऑफिस को देखकर वह हैरान रह गई। इतनी बड़ी कंपनी में उसे नौकरी मिलेगी भी या नहीं, यह सोचते हुए चाहत गेट से अंदर की ओर आई। तभी गार्ड ने उसका नाम और पता आने का कारण एक रजिस्टर में लिखने को कहा। यह सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करके जब अंदर गई तो ऑफिस का माहौल देखकर दंग रह गई। वह देखकर हैरान रहती है कि ऑफिस के सभी एम्प्लॉयज़ पूरी चुस्ती के साथ काम कर रहे थे। थोड़ा सा हिचकिचाते हुए उसने रिसेप्शन से पूछा, एक्सक्यूज़ मी, क्या आप बता सकते हैं कि मिस्टर वर्मा का केबिन कहाँ है? तो वह कर्मचारी बोला, जी बिल्कुल, क्या आपने उनका अपॉइंटमेंट लिया है? तो चाहत बोली, नहीं तो, लेकिन उन्होंने अपना विजिटिंग कार्ड देते हुए मुझे यहाँ आने को कहा था। अच्छा ठीक है, कहते हुए उसने मिस्टर वर्मा के केबिन का रास्ता बता दिया। लेकिन चलते चलते ही
चाहत भूल गई कि किस तरफ जाना है और वह राइट के बजाय लेफ्ट मुड़ गई जहां विक्की वर्मा का केबिन था। वहां जाकर पूछा तो एक कर्मचारी ने बताया कि मिस्टर वर्मा तो अभी अभी निकले हैं, आप कल आकर मिल लीजिएगा। तो चाहत ने कहा, देखिए सर, मैं बहुत दूर से आई हूँ, अगर हो सके तो आज मुझे उनसे मिलवा दीजिए। मैडम, यदि आप उनसे मिलना चाहती हैं तो आपको कम से कम 4 से 5 घंटे इंतज़ार करना पड़ेगा। जी मैं इंतज़ार कर लूँगी, यह कहकर चाहत केबिन के बाहर रखी चेयर पर बैठकर इंतज़ार करने लगी। करीब 4 घंटे बीत गए थे। थकावट के कारण कुछ देर के लिए चाहत की आंख लग गई। इसी बीच विक्की वर्मा अपने केबिन में जाने लगा तो उसने देखा कि एक लड़की चेयर पर बैठे बैठे सो रही है। अचानक उसके पास जाकर बोला, मैडम, यह आपका घर नहीं जो यहाँ बैठकर आराम करने लगी। अपने सामने खड़े लड़के को इस तरह बोलते देख चाहत भी गुस्से में आ गई और बोली, सुनिए मिस्टर, मुझे नहीं मालूम कि आप कौन हैं, लेकिन आप इस तरह मुझसे बात नहीं कर सकते। मुझे कोई आराम फरमाने का शौक़ नहीं है। मैं बहुत दूर से आई थी, इसलिए थक चुकी थी और लगभग 4 घंटे से मैं मिस्टर वीरेंद्र वर्मा का इंतज़ार कर रही थी, जिस कारण मेरी आंख लग गई। और अगर कोई और भी मेरी जगह होता तो वह भी शायद ऐसा ही करता। जी नहीं, सभी लोग एक जैसे नहीं होते। इतना कहकर विक्की वर्मा अपने केबिन में चला गया। कुछ देर बाद चाहत को मिस्टर वर्मा के केबिन में जाने को कहा गया, लेकिन जैसे ही चाहत केबिन में गई तो सामने कुर्सी पर वही लड़का बैठा था जो थोड़ी देर पहले उसे इतनी खरी खोटी सुनाकर गया था। उसे देखकर चाहत सोच में पड़ गई कि क्या यह वही मिस्टर वर्मा है जिसे वह मिली थी? कहीं वह गलत जगह तो नहीं आ गई? तभी विक्की वर्मा ने कहा, जी कहिए, क्या कहना चाहती हैं आप? तो चाहत ने वही विजिटिंग कार्ड दिखाते हुए कहा, यह कार्ड मुझे मिस्टर वर्मा ने दिया था और यहाँ आने को कहा था। मुझे भी नौकरी की तलाश थी, इसलिए यहाँ चली आई। चाहत की बात सुनकर विक्की वर्मा अचानक हंसने लगा और बोला, अगर आपको लगता है कि यहाँ पर ऐसे ही किसी को नौकरी मिल जाती है तो यह आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। आप मुझे अपना रिज्यूमे दे दीजिए, अगर आपकी ज़रूरत होगी तो आपके पास फ़ोन आ जाएगा। और वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मिस्टर वीरेंद्र वर्मा, जिनका तुम 4 घंटे से इंतज़ार कर रही थी, उनका केबिन यह नहीं है। अब तक वह अपने केबिन में ही बैठे थे। खैर, अब तो वह जा चुके हैं। यह सुनकर चाहत दंग रह गई और सामने कुर्सी पर बैठे लड़के का व्यवहार देखकर वह कुछ असहज सी हो गई। उसका आत्मविश्वास कहीं गुम सा हो गया था। उसने कांपते हाथों से अपनी फाइल में से रिज्यूमे निकालकर उसके सामने टेबल पर रख दिया और जैसे ही उठकर जाने लगी तो विक्की वर्मा ने रिज्यूमे देखते हुए कहा, काफ़ी दूर से आई हैं, पहुँचते पहुँचते अंधेरा हो जाएगा और आजकल माहौल भी ठीक नहीं है, इसलिए मैं ऑफिस की गाड़ी से आपके जाने का इंतज़ाम करवा देता हूँ। थोड़ी ही देर में एक कर्मचारी अंदर आया और बोला, सर गाड़ी आ गई है। रात के करीब 8 बजे चाहत अपने घर पहुँच गई। देखा तो उसकी माँ बालकनी में ही खड़ी थी और लगातार गेट की ओर निहार रही थी। चाहत को देखकर उसकी जान में जान आ गई। क्या हुआ माँ, इतनी परेशान क्यों हो? अरे बेटा, मुझे तेरी चिंता सता रही थी, ऊपर से तेरा फ़ोन भी नहीं लग रहा था और तू तो जानती है, तेरे पापा के जाने के बाद कहते कहते अर्चना जी रुआसी हो गई। अरे माँ, मैं पढ़ी लिखी समझदार हूँ, छोटी थोड़ी ना हूँ, कहते हुए चाहत अपनी माँ के आंसू साफ करने लगी। अच्छा, जल्दी से फ्रेश होकर आ जा, खाना तैयार है। खाना खाते हुए अर्चना जी ने बेटी से पूछा, अच्छा यह तो बता, सब कैसा रहा? ठीक ही था। वहाँ मिस्टर वर्मा से बात हुई या नहीं? पता नहीं माँ, मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, इसलिए सोने जा रही हूँ, कहते हुए चाहत अपने कमरे में चली गई। अर्चना जी समझ नहीं पा रही थी आखिर हुआ क्या है। उधर अपने बिस्तर पर लेटी हुई
चाहत समझने की कोशिश कर रही थी कि आखिर यह विक्की वर्मा किस तरह के इंसान हैं। पहले तो मेरे साथ इतना बुरा व्यवहार किया और उसके बाद मेरा ध्यान रखते हुए ऑफिस की गाड़ी से मुझे घर ड्रॉप करवाया। इधर घर पहुंचने के बाद विक्की वर्मा भी चाहत के बारे में सोच रहा था। सोचते सोचते उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। इस समय मिस्टर वीरेंद्र वर्मा उसके कमरे में आए और बोले, अरे वाह, आज तो हमारे बेटे के चेहरे पर मुस्कुराहट है, क्या बात है। अरे कुछ नहीं पापा, आज ऑफिस में एक लड़की आई थी, आपका विजिटिंग कार्ड दिखा रही थी, कह रही थी कि आपने उसे ऑफिस आने को कहा था। तो वीरेंद्र वर्मा सोच में पड़ गए कि ऐसी कौन सी लड़की आई होगी जिसे मैंने विजिटिंग कार्ड दिया था। वह दिखने में कैसी थी बेटा? वीरेंद्र जी ने पूछा। तो विक्की बोला, आम लड़कियों की तरह, उसने सलवार सूट पहना हुआ था। अच्छा, अब याद आया, उस दिन मैंने बताया था ना, मेरी कार के सामने एक लड़की आ गई थी और बाल बाल बची थी। मेरे ख्याल से वह वही लड़की है, लेकिन बहुत भली लड़की थी और खुददार भी। कहीं इंटरव्यू देने जा रही थी, तभी उसे मेरी कार से टक्कर लग गई थी। उसकी जगह कोई और होती तो मुझसे पैसे ऐंठने के लिए FIR करवाने की धमकी दे सकती थी, लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं किया। अच्छा, तो तुमने क्या कहा? बड़ी उम्मीद लेकर आई होगी वह, वीरेंद्र जी ने पूछा। तो विक्की ने कहा, अरे पापा, वह लड़की तो मुझे बड़ी बेवकूफ़ लगी। पूरे 4 घंटे मेरे केबिन के बाहर बैठकर आपका इंतजार किया। उसने एक बार फिर किसी से पूछा तक नहीं केबिन किसका है, और उसके बाद तो मुझसे बात करते हुए भी उसकी आवाज़ और हाथ पैर कांप रहे थे। नहीं बेटा, वह लड़की बेवकूफ़ नहीं है। हाँ, कभी कभी हालात ज़रूर एक इंसान को बेवकूफ़ बना देते हैं। यह सुनकर विक्की सोच में पड़ गया। अगले दिन जब ऑफिस पहुंचा तो उसके कानों में अभी तक अपने पिता द्वारा कहे शब्द गूंजते जा रहे थे कि कभी कभी परिस्थितियां ऐसी हो जाती हैं कि एक इंसान को बेवकूफ़ बना देती हैं। हो सकता है कि पापा की बात सही हो, उसे एक बार मौका ज़रूर देना चाहिए। सोचते हुए विक्की ने उसका रिज्यूमे निकाला और अपनी सेक्रेटरी को बुलाया। उसे चाहत का रिज्यूमे देकर कहा कि इसमें दिए गए नंबर पर फ़ोन करो और इस लड़की को कल आने को कहो। इधर जैसे ही चाहत के पास फ़ोन आया कि उसे अगले दिन ऑफिस बुलाया गया है, तो चाहत को अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। उसकी खुशी का तो ठिकाना ही नहीं था। उत्साहित होते हुए रसोई में खाना बनाती अपनी माँ के पास दौड़ती हुई गई और माँ के गले लग गई। माँ, एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, आप यकीन नहीं करेंगी। अभी अभी मेरे पास किसका फ़ोन आया? अरे बेटा, अब पहेलियाँ मत बुझाओ, बता भी दो किसका फ़ोन आया था। अरे माँ, मुझे कल वर्मा इंडस्ट्रीज़ में बुलाया गया है इंटरव्यू के लिए। सच? यह तो बड़ी खुशी की बात है। अर्चना जी की आंखों में एक चमक सी आ गई और फिर बोली, बेटा कल क्या पहन कर जाना है वह अभी से निकाल कर रख लो, नहीं तो हमेशा पूरे समय तू अपनी ड्रेस को लेकर कंफ्यूज हो जाती है। और आज समय से सो जाना। इंटरव्यू की चिंता में अगली सुबह चाहत की नींद जल्दी खुल गई और फिर वही हुआ जो हमेशा से होता आया था। अपनी ड्रेस को लेकर उसे फिर कन्फ्यूज़न हो गया। फिर उसने एक खूबसूरत सी टॉप के साथ जीन्स निकाली और एक ऑफिस गर्ल की तरह तैयार हो गई। तभी उसकी माँ अर्चना जी कमरे में आईं और बोली, आज तो तू बहुत प्यारी लग रही है। पता है बेटा, तेरे पापा का ही सपना था कि उनकी बेटी एक दिन अपने पैरों पर खड़ी हो जाए। आज अगर वह होते तो बहुत खुश होते। और फिर बोली, मैं भी न जाने क्या बातें लेकर बैठ गई। अब जल्दी कर, कहीं तुझे देर न हो जाए। आज जब चाहत ऑफिस पहुंची तो उसे किसी से कुछ पूछना नहीं पड़ा। वह सीधी मिस्टर विक्की वर्मा के केबिन तक पहुंच गई और बाहर बैठकर इंतज़ार करने लगी। थोड़ी ही देर में उसे अंदर बुला लिया गया। सामने देखा तो विक्की वर्मा के साथ वहाँ 4 लोग और बैठे थे, जिनमें से एक मिस्टर वीरेंद्र वर्मा भी थे। चाहत ने सर झुकाकर सभी का अभिवादन किया। सबने बारी बारी से अपने सवाल पूछे
और चाहत ने बड़े आत्मविश्वास के साथ उनके सभी सवालों का जवाब दिया। फिर वीरेंद्र जी ने उससे बाहर इंतज़ार करने को कहा। थोड़ी देर के बाद मिस्टर वीरेंद्र वर्मा बाहर आए। तभी चाहत ने उठकर उनके पैर छुए तो उसे आशीर्वाद देते हुए वीरेंद्र जी बोले, बेटी, तुम्हें जल्दी ही फ़ोन करके जानकारी दे दी जाएगी और मुझे विश्वास है कि जब तुम हमारी कंपनी ज्वाइन करोगी तो उसे बहुत ऊंचाई पर ले जाओगी। शुक्रिया कहकर जैसे ही चाहत बाहर निकलने लगी तो वीरेंद्र जी ने ड्राइवर को बुलाया और चाहत को उसके घर छोड़ने के लिए कहा। इधर मिस्टर विक्की वर्मा आज उसके आत्मविश्वास से बहुत प्रभावित हो चुके थे। ना चाहते हुए भी वह बार बार चाहत के बारे में ही सोच रहे थे। फिर खुद से ही बोल उठे, आखिर मैं चाहत को इतना पसंद क्यों करने लगा हूँ। लेकिन अगले ही पल मन ही मन बोले, नहीं, अब मेरी ज़िंदगी में किसी लड़की के लिए कोई जगह नहीं है। एक बार प्यार में धोखा खाने के बाद मैं फिर से इस मुसीबत में नहीं पड़ सकता। दरअसल करीब 4 वर्ष पहले विक्की को एक खूबसूरत लड़की से प्यार हो गया था। धीरे धीरे बात यहाँ तक पहुँच गई कि दोनों ने साथ जीने मरने की कस्में भी खा लीं। विक्की ने सोच लिया था कि वह शादी करेगा तो सिर्फ उसी लड़की से, लेकिन एक दिन विक्की के एक जिगरी दोस्त ने उसे जो कुछ बताया, विक्की के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। और जब उसने सब कुछ पता करवाया तो मालूम पड़ा कि वह लड़की तो पहले से ही शादीशुदा थी और केवल दौलत के लिए उससे प्यार का ढोंग कर रही थी। उस दिन के बाद से उसका प्यार से विश्वास उठ गया और उसने कसम खा ली कि अब उसकी ज़िंदगी में कोई दूसरी लड़की नहीं आएगी जो उसकी भावनाओं के साथ खेल सके। लेकिन आज न जाने क्यों उसे फिर से प्यार का एहसास होने लगा था। अगली सुबह जब विक्की वर्मा सुबह के सैर करके घर वापस लौटे तो मिस्टर वीरेंद्र वर्मा उनका इंतज़ार कर रहे थे। उन्हें देखकर बोले, तो बेटा क्या सोचा तुमने? किस बारे में पापा? अरे बेटा, तुम्हारी पर्सनल सेक्रेटरी के लिए कल जो इंटरव्यू लिया था, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। अपनी ज़िंदगी के पिछले अनुभवों को देखते हुए विक्की चाहत से दूर ही रहना चाहता था, इसलिए बोला, मुझे तो लगता है पहले वाली पर्सनल सेक्रेटरी ही ठीक है। लेकिन बेटा, मुझे तो चाहत इस पोस्ट के लिए बिल्कुल सही लगी, और यह मैं उसकी क्वालिफ़िकेशन के बल पर नहीं बल्कि इसलिए कह रहा हूँ कि वह लड़की बाकी लोगों से अलग है और बाकी लोगों से कहीं ज़्यादा प्रभावशाली भी। ठीक है पापा, मैं बाकी सभी से पूछकर आपको बताता हूँ। ऑफिस पहुँचकर जब विक्की ने सभी लोगों की राय जाननी चाहिए तो सभी ने चाहत का ही नाम लिया। अब विक्की के पास उसे सिलेक्ट करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा था, इसलिए उसने अपने पिता को फ़ोन करके अपना फैसला बता दिया। सुबह के करीब 10:30 बज रहे थे जब चाहत का मोबाइल बज उठा, लेकिन वह अभी तक सो रही थी, रात भर ऑफिस के बारे में जो सोच रही थी। बेटा, तेरे मोबाइल की बेल बज रही है और तू है कि निश्चित होकर आराम से सो रही है, अर्चना जी ने कहा। लेकिन चाहत तो गहरी नींद में थी, तो आखिरकार अर्चना जी को ही फ़ोन उठाना पड़ा। लेकिन जैसे ही फ़ोन उठाया तो दूसरी ओर से मिस्टर वीरेंद्र वर्मा जी की आवाज़ आई। हेलो, मैं वर्मा इंडस्ट्रीज़ से बोल रहा हूँ। वीरेंद्र वर्मा जी, नमस्ते सर, मैं चाहत की माँ बोल रही हूँ। नमस्ते, क्या मैं चाहत से बात कर सकता हूँ? जी, मैं अभी बुलाती हूँ, कहते हुए अर्चना जी फिर से कमरे में आईं और चाहत के मुंह पर पानी की कुछ छींटें डाली तो चाहत की नींद खुल गई। मिस्टर वर्मा का फ़ोन है, अर्चना जी ने धीरे से कहा। तो चाहत ने अपनी माँ के हाथ से फ़ोन लेते हुए कहा, हेलो, गुड मॉर्निंग सर, मैं चाहत बोल रही हूँ। गुड मॉर्निंग बेटा, तुम्हें यह बताने के लिए फ़ोन किया था कि कल से ही तुम हमारी कंपनी ज्वाइन कर सकती हो। थैंक यू सो मच सर, मैं कल समय पर पहुँच जाऊँगी। इतना कहकर चाहत ने फ़ोन रख दिया। इधर अर्चना जी परेशान सी हो गई, क्योंकि
उन्हें वह आवाज़ बहुत जानी पहचानी सी लग रही थी। अरे माँ, आप किस चिंता में डूबी हैं? अब सारी चिंताओं को छोड़कर बस आराम कीजिए आप। अब आपकी बेटी को नौकरी मिल गई है। चाहत ने कहा तो अर्चना जी बोली, यह तो बहुत अच्छा हुआ बेटा। तुम्हारे पापा के जाने के बाद मैं जैसे तैसे सिलाई करके इस घर का खर्च चला रही थी, लेकिन अब आंखें कमज़ोर हो जाने के कारण मैं वह काम भी नहीं कर पाती। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि तुझे नौकरी मिल गई। अब हमारी सारी मुश्किलें दूर हो जाएंगी। लेकिन माँ, मुझे मिस्टर विकी वर्मा की पर्सनल सेक्रेटरी की जॉब मिली है और उनका व्यवहार मुझे बहुत अजीब सा लगता है। एक नंबर का अकड़ू इंसान है वो। नहीं बेटा, एक या दो मुलाकातों में हम किसी के बारे में कोई धारणा नहीं बना सकते। वहाँ काम करोगी तभी तो उन लोगों को जान और समझ पाओगी। किसी के साथ सामंजस्य बिठा कुछ तो समय लगता है, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि कुछ ही समय में तू सब संभाल लेगी। तभी चाहत अपनी माँ की गोद में सर रखकर आराम से सो गई। लेकिन अर्चना जी अभी तक मिस्टर वीरेंद्र वर्मा के बारे में ही सोच रही थीं। वह आवाज़ उन्हें जानी पहचानी सी लग रही थी। फिर बैठे बैठे अचानक ही बोल पड़ी, नहीं नहीं, यह वह वीरेंद्र नहीं हो सकते। कहाँ एक मिडिल क्लास फैमिली से संबंध रखने वाला वह वीरेंद्र, और कहाँ वर्मा इंडस्ट्रीज़ के मालिक मिस्टर वीरेंद्र वर्मा। सोचते सोचते वह अपने अतीत की सुनहरी यादों में खो गईं। एक समय था जब वह कॉलेज में पढ़ती थीं, तो इस कॉलेज में एक मध्यम वर्ग के परिवार का एक साधारण सा युवक वीरेंद्र वर्मा भी पढ़ा करता था। दिखने में ठीक ठाक था, परंतु स्वभाव का बहुत ही शांत और सरल। धीरे धीरे अर्चना उसकी ओर आकर्षित होती गई और वह भी अर्चना की खूबसूरती और सरलता पर मर मिटा था। दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करने लगे थे, परंतु जैसे ही अर्चना के घर वालों को इस बात की भनक लगी तो उसके पिता ने उसकी ज़िंदगी के बारे में ऐसा फैसला लिया जिसकी कभी उसने कल्पना भी नहीं की थी। पूरे 10 दिन के बाद अर्चना की शादी किसी और लड़के दीपक के साथ कर दी गई। वैसे तो दीपक अच्छे परिवार से संबंध रखता था, लेकिन उसमें शराब पीने और जुआ खेलने की बहुत बुरी आदत थी। जब तक अर्चना को इस बात की खबर हुई तब तक वह एक बेटी की माँ बन चुकी थी। धीरे धीरे दीपक ने जुए में अपना सब कुछ गंवा दिया और शादी के 10 वर्ष बाद ही शराब के नशे में एक रोड एक्सीडेंट में उसकी मृत्यु हो गई। अर्चना जी का सब कुछ उजड़ गया। ससुराल वालों ने भी उनकी कोई मदद नहीं की और जब मायके से उनके भाई ने पैसों से उसकी मदद करनी चाहिए तो भाभी ने रोक दिया। अर्चना जी पूरी तरह टूट चुकी थीं, लेकिन फिर हिम्मत जुटाते हुए अपनी बेटी की खातिर उन्होंने स्वयं को संभाला और जैसे तैसे अपनी ज़िंदगी की गाड़ी फिर से पटरी पर लेकर आईं। पुरानी बातें याद करते करते अर्चना जी की आंखों में आंसू आ गए। शाम के समय जब चाहत सोकर उठी तो माँ की अलमारी खोलकर उसमें से कपड़े देखने लगी। क्या हुआ बेटा, क्या ढूंढ रही है? अर्चना जी ने पूछा। अरे माँ, मैं सोच रही थी कि कल ऑफिस का पहला दिन है तो क्यों ना साड़ी पहन कर जाऊँ। यह सुनकर अर्चना जी हैरानी से बोली, क्या तू साड़ी पहनेगी? साड़ी पहनना आता भी है तुझे? और पहन भी ली तो संभालेगी कैसे? कहते हुए अर्चना जी हंसने लगीं। तो चाहत बोली, माँ, अब मैं कोई छोटी बच्ची नहीं रही, बड़ी हो गई हूँ और साड़ी कैसे पहनते हैं वह आप मुझे सिखाएंगी। अच्छा बाबा, ठीक है। अगले दिन चाहत एक ब्लैक कलर की साड़ी पहनकर तैयार हो गई। अर्चना जी बड़े ध्यान से उस साड़ी को देखने लगीं, क्योंकि यह वही साड़ी थी जो आज से 27 वर्ष पहले वीरेंद्र जी ने उन्हें खरीद कर दी थी। तभी बाहर से गाड़ी का हॉर्न बजा। ऑफिस की गाड़ी चाहत को लेने के लिए आ चुकी थी। समय से 25 मिनट पहले ही चाहत ऑफिस पहुंच गई और विकी वर्मा की पुरानी पर्सनल सेक्रेटरी ने उसे सब काम समझाते हुए यह भी बता दिया कि मिस्टर विकी वर्मा काम में लापरवाही बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते। पूरे 10 बजे विक्की वर्मा ने
उसे अपने केबिन में बुलाया। जैसे ही चाहत अंदर गई, विक्की वर्मा तो उसे देखते ही रह गए। ब्लैक साड़ी पहने वह गजब की खूबसूरत लग रही थी। वे भूल ही चुके थे कि उन्होंने चाहत को किसी काम से बुलाया था। थोड़ी देर के लिए एकदम सन्नाटा सा छा गया। तभी उस सन्नाटे को तोड़ते हुए चाहत बोली, आपने बुलाया सर? तभी विक्की वर्मा ठिठक कर बोले, हाँ प्लीज़ बैठिए, मुझे उम्मीद है कि आपने सारा काम समझ लिया होगा। जी सर, चाहत ने कहा। तो विक्की बोले, अगर कुछ भी क्लियर ना हुआ हो तो पूछ लेना, बस कोई गलती नहीं होनी चाहिए। ओके सर, कहकर चाहत अपने काम में मशगूल हो गई। बड़े ध्यान से सोच समझकर सारा काम करने लगी। थोड़ी देर हुई तो चपरासी 2 कप कॉफ़ी लेकर अंदर आया। विक्की वर्मा अपनी कॉफ़ी कप की ख़त्म कर चुके थे, लेकिन चाहत पूरी लगन के साथ अपने काम में इस कदर जुटी हुई थी कि वह कॉफ़ी पीना ही भूल गई। सारा काम वह बहुत ही कुशलतापूर्वक करती जा रही थी, परंतु उसके चेहरे पर घबराहट साफ साफ दिखाई दे रही थी। तभी विक्की वर्मा बोले, मैडम अपनी कॉफ़ी तो पी लीजिए, काम तो होता रहेगा और घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आपको किसी तरह की कोई तकलीफ़ नहीं होगी। जी सर, कहते हुए चाहत फिर से अपना काम करने लगी। शाम के समय जब चाहत ऑफिस से जाने के लिए निकली, तभी मिस्टर वीरेंद्र वर्मा उसके पास आए और बोले, बेटी कैसा रहा आज का दिन? जी बहुत अच्छा, चाहत ने कहा। तो मिस्टर वीरेंद्र वर्मा बोले, विक्की तो तुम्हारे काम की खूब तारीफ़ कर रहा था। अगर तुम्हें कोई भी तकलीफ़ हो तो बेझिझक मुझे कहना। जी बिल्कुल, चाहत ने प्रसन्नतापूर्वक कहा। दिन यूं ही बीतने लगे और हर बीतते दिन के साथ विक्की वर्मा उससे और अधिक प्रभावित होते जा रहे थे। उसकी सादगी, शालीनता, विनम्रता और सरल स्वभाव उन्हें उसकी ओर आकर्षित कर रहा था। वे समझ चुके थे कि चाहत बाकी लड़कियों से बहुत अलग है। आज चाहत को ऑफिस में काम करते हुए पूरा 1 महीना हो चुका था। एक शाम अपना काम निपटाकर जब चाहत विक्की वर्मा के केबिन में फाइल लेकर पहुंची, तो विक्की वर्मा ने अपने दिल की बात उससे कह दी। चाहत, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। जैसे ही विक्की ने यह बात कही तो चाहत सहम गई और बिना कोई जवाब दिए वहाँ से उठकर चली गई। चाहत की प्रतिक्रिया देखकर विक्की भी कुछ परेशानी में पड़ गया कि कहीं उसने चाहत की भावनाओं को ठेस तो नहीं पहुंचाई। अब उसका भी काम में मन नहीं लग रहा था। थोड़ी देर बाद वह जब ऑफिस से अपने घर गया तो उसे गुमसुम देखकर बबीता जी को बहुत चिंता होने लगी। माँ के सामने तो विक्की ने बहाना बना दिया कि तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, लेकिन वीरेंद्र वर्मा जी उसे इस तरह से मायूस देखकर समझ गए थे कि बात कुछ और ही है। उधर चाहत भी घर पर जाकर तबीयत खराब होने का बहाना बनाकर लेट गई। अर्चना जी को चाहत का व्यवहार कुछ अजीब सा लगा। वह कुछ बोल नहीं रही थी और जब अर्चना जी खाना लेकर आईं तो खाने से भी इनकार कर दिया। बहुत पूछने पर चाहत ने अपनी माँ को सब कुछ बता दिया कि विक्की ने उसे शादी का प्रस्ताव दिया और वह बिना कुछ बोले वहाँ से चली आई। तो अर्चना जी ने कहा, बिल्कुल ठीक किया, शादी विवाह के मामले में जल्दबाजी अच्छी बात नहीं होती। फिर कुछ सोचने के बाद चाहत बोली, लेकिन माँ मुझे लगता है कि वह दिल के बुरे नहीं हैं। इतनी बड़ी इंडस्ट्री के इकलौते मालिक हैं, उन्हें तो कोई भी अच्छी लड़की मिल सकती थी, लेकिन उन्होंने मुझे ही चुना क्योंकि वह इंसान के स्टेटस से नहीं बल्कि उसकी अच्छाइयों से परखते हैं। ठीक है बेटा, लेकिन सोच समझकर ही फैसला करना। अर्चना जी इतना कहकर रसोई घर में चाय बनाने चली गईं। काफ़ी देर सोचने विचारने के बाद चाहत एक फैसले पर पहुंच गई और उसने अपना फ़ोन उठाकर विक्की वर्मा के नंबर पर एक मैसेज भेजा जिसमें लिखा था, मैं भी आपको पसंद करने लगी हूँ। मेरा जवाब हाँ है। संयोग से उस समय विक्की का मोबाइल वीरेंद्र वर्मा के पास रखा था। जैसे ही उन्होंने चाहत का यह मैसेज पढ़ा, उन्हें समझते देर न लगी कि यह मामला प्यार का है। उन्होंने तुरंत चाहत को फ़ोन लगाया
और कहा, चाहत बेटा, मैं थोड़ी ही देर में तुम्हारे घर आ रहा हूँ, मुझे तुम्हारी माँ से मिलना है। इतना कहकर उन्होंने फ़ोन रख दिया। जब चाहत ने अपनी माँ से यह बात कही तो वह जल्दी से घर की हालत ठीक करने में जुट गई। तब तक चाहत भी चाय के साथ परोसने के लिए स्नैक्स बनाने की तैयारियां कर चुकी थी। करीब आधे घंटे बाद दरवाजे की बेल बजी। चाहत ने दरवाज़ा खोला तो सामने वीरेंद्र वर्मा जी खड़े थे। उसने जाकर उनके पैर छुए तो मिस्टर वर्मा ने उसे आशीर्वाद दिया और फिर अपनी माँ से मिलवाते हुए चाहत बोली, सर, यह मेरी माँ हैं। जी नमस्ते कहते हुए जैसे ही अर्चना ने उन्हें गौर से देखा तो वह हैरान रह गई और उधर वीरेंद्र वर्मा जी का अर्चना जी से जिस तरह सामना हुआ, उनकी तो आंखें फटी की फटी रह गईं। एकाएक अतीत के दृश्य उनके सामने घूमने लगे। जब अर्चना के पिताजी ने उन्हें सरेआम धुतकारते हुए कहा था कि मैं अपनी बेटी का हाथ ऐसे लड़के के हाथ में बिल्कुल नहीं दूंगा जो उसके काबिल ना हो। पैरों की धूल को कोई अपने माथे पर कैसे सजा सकता है। वीरेंद्र जी को इस तरह चुपचाप बैठे देख अर्चना जी बोली, आप क्या सोच रहे हैं? तभी वीरेंद्र वर्मा बोले, अर्चना जी, हमारे बच्चे एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। अब उनकी खुशी केवल आपके हाथों में है। मैं नहीं चाहता कि जो बरसों पहले हुआ था वही अब दोहराया जाए। जी, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। इसलिए मुझे लगता है कि जल्द से जल्द बच्चों को विवाह के अटूट बंधन में बांध दिया जाए। मैं नहीं चाहती कि मेरे परिवार वाले इस रिश्ते के विरोध में खड़े हो जाएं। इसलिए शादी के बाद ही उन्हें इस बारे में खबर करना बेहतर होगा। इस समय चाहत भी चाय के साथ स्नैक्स और मिठाई लेकर आ गई तो वीरेंद्र जी उसका मुंह मीठा करते हुए बोले, बेटा, अब जल्दी से तुम हमारे घर आ जाओ और फिर हम बाप बेटी एक साथ बैठकर बिजनेस मीटिंग्स करेंगे। यह बात सुनकर चाहत के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। करीब 3 दिन बाद चाहत और विक्की की शादी बड़े ही सरल तरीके से करवा दी गई। आज अर्चना जी के लिए एक एक पल बहुत भारी हो रहा था। एक बेटी ही तो थी उनका सहारा, जिसके साथ वह अपना सुख दुख बांट सकती थीं। आज वह भी अपने घर चली जाएगी। यह सोचकर ही उनका हृदय अंदर से कांपने लगा था। अपना ख्याल रखना माँ। विदाई के समय नम आंखें लिए चाहत ने कहा तो अर्चना जी अपने आंसुओं को बहने से रोक ना सकें, लेकिन उन्हें इस बात की तसल्ली थी कि उनकी बेटी बहुत अच्छे घर में जा रही है, जहां उसे भरपूर प्यार और सम्मान मिलेगा। सही तरीके से शादी संपन्न हो जाने के बाद अर्चना जी ने अपने परिवार के लोगों को यह सूचना दे दी और यह भी बता दिया कि 2 दिन बाद रिसेप्शन की पार्टी है। लेकिन रिसेप्शन के दिन वह देखकर हैरान थी कि पैसा लोगों के विचारों को किस कदर प्रभावित करता है, क्योंकि उनके मायके वाले आज से 27 वर्ष पहले उनकी शादी के सख्त खिलाफ थे। आज चाहत और विक्की की जोड़ी को देखकर तारीफों के पुल बांध रहे थे और चाहत के भाग्य को सराह रहे थे। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और क्रिश सिंह आर्ट चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।